हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एवी क्लासेस में। सो गाइस, हमने एक श्रृंखला शुरू की थी कुछ दिन पहले, ठीक है। उसी में हम आगे की कड़ी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत के, ठीक है, चैप्टर का नाम है आधुनिक भारत, ठीक है। ब्रिटिश काल की नीतियां क्या थी भारत में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो अंग्रेजों के हित में हो या भारतीयों के हित में, क्या क्या नीतियां अपनाई उन्होंने, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है, पूछे जा सकने की संभावना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट किसकी अनुशंसा पर पारित किया गया था, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। क्या था कि 1599 की बात स्टार्ट करते हैं। 1599 में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर तैयार किया, जिसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों को 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार देती है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन सरकार 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार देती है, जो पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, ठीक है। तो और आगे चलकर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 के बाद यहाँ का राजस्व वसूलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। बंगाल का बहुत बड़े भूभाग पर वो अपना शासन सुचारू रूप से चलाने लगती है, ठीक है। 1772 में आर्थिक स्थिरता इतनी बढ़ गई कि इससे सुधार के लिए, ठीक है, आर्थिक स्थिरता इतनी बढ़ गई 1772 में कि इसको सुधारने के लिए ब्रिटेन संसद को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा, ठीक है। और उसी संसद के एक सदस्य थे लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, विधेयक पारित किया गया, जिसको बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जाना गया, ठीक है। इसी एक्ट में क्या था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ठीक है। बंगाल का याद रखना है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इसी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई, ठीक है। और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे को बनाया गया, ठीक है। इसमें इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी धर्म को, ठीक है, प्रचार की अनुमति मिली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, 1813, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। इस एक्ट में क्या था कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया, ठीक है। कंपनी केवल चीन के साथ और जो चाय का व्यापार था उस पर एकाधिकार बना रहा। बाकी क्या था कि सब जो भी व्यापार पर एकाधिकार था वो सब समाप्त कर दिया, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार बना रहा, ठीक है। और इसी के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार करने की, अपने धर्म को प्रचार करने की अनुमति दी गई, ओके। अगर बात करें चार्टर एक्ट 1793 की, इसमें क्या था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके जो सदस्य थे, ठीक है, उनका वेतन भारतीय कोष से दिए जाने की अनुमति मिली, ठीक है। चार्टर एक्ट 1793 की बात कर रहे हैं हम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय कोष से दिए जाने की बात करी गई, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है। इसके गठन का जो उद्देश्य था वो क्या था कि जो ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़े, ठीक है। इसको
इसको उद्देश्य मानते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में करा गया। ठीक है, इतनी बातें इसमें ध्यान रखेंगे। बात करें 1833 की, जो चाय का एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार जो कंपनी को मिला, जो दे रखा था, वो समाप्त किया गया। ठीक है, वो समाप्त करने के बाद इसमें जो भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किससे बनाया गया? विलियम बेंटिक को। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, इसमें इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव का पद का सृजन किस एक्ट द्वारा हुआ? ठीक है, भारत सचिव के पद का सृजन किस एक्ट के द्वारा हुआ? ये हुआ 1858 के अधिनियम के द्वारा। इसमें क्या था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे सारा एकाधिकार उससे छीन लिया, उसका शासन समाप्त करके, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने सारी सत्ता, भारतीय की जो सारी सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली। ठीक है, प्रशासन की सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली, और उसने क्या करा कि एक भारत सचिव के पद का सृजन किया जो ब्रिटेन में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसी में जो गवर्नर जनरल का पद था, ठीक है, जो गवर्नर जनरल का पद था, उसे समाप्त करके वायसराय के पद की स्थापना करी। ठीक है, उसको समाप्त करके वायसराय बनाया गया। ठीक है, वायसराय का पद बनाया गया, और वायसराय पहला कौन बना? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग पहला वायसराय था। इसमें इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अगर बात करें हम भारत परिषद अधिनियम 1861 की, तो इसमें क्या था कि कैनिंग ने जो सदस्य थे, जो विधान परिषद के सदस्य थे, उनको अपने अपने विभाग में, ठीक है, एक विभाग बांटकर, ठीक है, विभागीय व्यवस्था की स्थापना करी। ठीक है, और वहीं से इसने क्या करा कि मंत्रिमंडल व्यवस्था की भी नींव डाल दी। एक एक विभाग सौंपकर अलग अलग विभाग को अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में सौंप दिया। ठीक है, चलिए इसमें इतनी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बात करें चार्टर एक्ट 1853 की। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ था कि भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना करी गई। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना करी गई, इसमें भारत के लिए एक, ठीक है, जिसमें 12 सदस्य थे। लेकिन इन सदस्यों को जो भी विधेयक पास करते या पारित करते, तो उसको वीटो करने की शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस एक्ट को चुनाव पद्धति की शुरुआत माना जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि किस एक्ट में चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इससे चुनाव पद्धति की शुरुआत का एक्ट माना जाता है। ठीक है, बात हम 1861 की कर चुके हैं। अगर बात करें हम भारत शासन अधिनियम 1909 की, ठीक है, तो इसे मार्ले मिल्टो अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना करी गई, और इसी में मत देने का अधिकार भी दिया गया, जो कि महिलाओं को नहीं था। केवल वही मत दे सकता है जिसकी वार्षिक आय 15,000 रुपये हो। ठीक है, और कंपनी को 1,000 रुपये सालाना लगान देता हो। ठीक है, सालाना लगान देता हो, और जिसकी 15,000 रुपये वार्षिक आय हो। ये बात थी 1909 के अधिनियम में। ठीक है, अगर चुनाव पद्धति की शुरुआत की बात करें तो ये था 1892। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस एक्ट के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम भारतीयों को सम्मिलित किया गया?
ठीक है, सर्वप्रथम भारत की जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें सर्वप्रथम भारतीयों को सम्मिलित किया गया। ये था भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, अगर 1919 की बात करें तो इसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया मताधिकार का। ठीक है, महिलाएं वोट डाल सकती हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना करी गई। जो प्रांतीय शासन के क्षेत्र थे उसमें द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, प्रांतीय जो क्षेत्र से, जो प्रांतीय शासन के क्षेत्र थे उसमें द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, और भारत सचिव जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगर बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो इसमें क्या था कि भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना इसी में करी गई थी। ठीक है, और इसमें प्रांतों से द्वैत शासन को हटाकर जो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन जो लगाया था वो 1935 में हटा दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करी गई। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखनी है। और इसी में एक और चीज करी गई थी, इसमें क्या करा गया था, जो संघीय न्यायपालिका है उसकी भी स्थापना इसी के अंतर्गत करी गई थी। ठीक है, इतनी इसमें बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वायसराय के पद को समाप्त किया गया। ठीक है, वायसराय का पद जो था उसको समाप्त कब किया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1935 में। 1935 में जो वायसराय था इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1947 में 1947 में जो वायसराय का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और भारत के लिए, ठीक है, फिर से गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल प्रथम भी थे यही और अंतिम भी थे। ठीक है, और अंतिम, तो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के, तो बात करें तो ये थे सी राज गोपालाचारी। ठीक है, सी राज गोपालाचारी। चलिए इसमें इतनी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई। ठीक है, भारत में जो नगर निगम की स्थापना थी वो कब की गई, तो वो की गई थी 1688 में। ठीक है, और कहां पे की गई थी, ये करी गई थी मद्रास में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत नगर निगम की स्थापना 1688 में सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था, फोर्ट विलियम जो कॉलेज की स्थापना थी उसका उद्देश्य था कि लोक सेवा के अधिकारियों की शिक्षा, ठीक है, के लिए, उनको नैतिक स्तर पर सुधारने के लिए, उन्हें भारतीय भाषाओं और कानून और प्रशासन से परिचित करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1800 में। ठीक है, बेले जली के द्वारा। ठीक है, बेले जली के द्वारा 1800 में इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक सेवा आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया। ठीक है, जो लोक सेवा आयोग का गठन था वो किसकी अनुशंसा पर किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस लिंगटन, ठीक है, इस लिंगटन की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग के गठन की, ठीक है, को स्वीकारा। ठीक है, इन्हीं की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इन्होंने यह 1912 में अनुशंसा करी थी, 1912 में। ठीक है, इन लिंगटन के अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगर बात करें चार्ल्स एनचिंसन की,
चार्ल्स एंसिसन ने क्या करा था कि 1886 में प्रांतीय सिविल सेवा स्टार्ट करने की बात कही थी। ठीक है, ली आयोग ने क्या करा था, ली आयोग ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग कब गठित हुआ था, 1926 में, और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे रोजर वाकर। ठीक है, इसमें इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आधारित है शक्ति के पृथक्करण पर। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण क्या है कि न्यायपालिका अपने क्षेत्र में रहकर काम करेगा, कार्यपालिका अपने क्षेत्र में रहकर काम करेगी, और जो विधायिका है वो अपने क्षेत्र में रहकर काम करेगी। ठीक है, कोई भी किसी की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेगा। कॉर्नवालिस कोड की अगर बात करें तो यह सिद्धांत 1793 में आया था। ठीक है, इसमें क्या था कि कलेक्टर से, ठीक है, कलेक्टर से जो न्यायिक संबंधी मामले थे वो ले लिए गए वापस। ठीक है, और जिला अदालतों को ये सौंप दिए गए। इसमें इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड में। अगला क्वेश्चन है आपका, विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, विधि आयोग का गठन जो किया गया था वो किसकी अध्यक्षता पर किया गया था, वो किया गया था मैकाले की अध्यक्षता पर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो अदालतें जो थी उसमें फारसी भाषा को हटाकर फारसी भाषा के स्थान पर जो स्थानीय भाषा थी, ठीक है, उसमें न्यायिक मुकदमे सुने जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी। जो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत थी वो किसने करी थी, वो करी थी बेलेजली ने। ठीक है, बेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डलहौजी ने अवध का विलय किसके आधार पर किया था। सहायक संधि प्रणाली, घेरे की नीति, कुशासन के आधार पर, या हड़प नीति। ठीक है, अगर बात करें इस क्वेश्चन की बात करें तो सहायक संधि के आधार पर तो बेलेजली ने करा था। ठीक है, अगर घेरे की नीति की बात करें तो घेरे की नीति और हड़प की नीति के अंतर्गत कुशासन के आधार पर उसने क्या करा था कि अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह के अवध को हड़प लिया 1856 में। ठीक है, कुशासन का उसने लगाया था उस पर। ठीक है, कुशासन के आधार पर उसका विलय कर लिया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये तीनों। ठीक है, ये तीनों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो डलहौजी ने अवध के विलय में निम्न में से कौन सा असत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्थायी बंदोबस्त भारत के कुल राज्यों में लागू था। भारत यानी कि ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो था वो ब्रिटिश भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर लागू था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19% भाग पर ये लागू था। ये कहां पर था, बंगाल। ठीक है, बंगाल, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो बनारस वाला इलाका था, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक में, और उत्तरी कर्नाटक ये लागू था। ठीक है, 19% भाग पर ये लागू था। चलिए, अगर ठीक है, इसमें इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसमें क्या था कि जो लगान वसूलेगा उसको, ठीक है, एक जमींदार के तौर पर उसकी बोली लगाई जाती थी कि जो भी ज्यादा बोली लगाएगा उसको, ठीक है, वसूलने का, भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। और उसमें वो 10/11 भाग कंपनी को देता था। ठीक है, कंपनी को देता था वसूल कर, यानी कि 90% के आसपास भाग वो कंपनी को देगा। इसमें ये था। और इसी में एक रेगुलेशन के तहत सूर्यास्त का कानून भी
चर्चा में आता है, ठीक है, सूर्यास्त का कानून। इसमें क्या था कि अगर सूर्य अस्त होने से पहले किसी भी जमींदार ने, ठीक है, अपना ये कर्तव्य नहीं निभाया कि अब भू राजस्व वसूल कर कंपनी को 10/11 भाग नहीं दिया, तो उसकी जमींदारी छीनकर नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है, इस्तमरारी, माल गुजारी और जागीदारी, ठीक है, इसी के नाम है, याद रखने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किसने की थी? ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब, रैयत का मतलब होता है सीधा किसान, ठीक है, किसान से सीधा कर वसूलना, ठीक है, लगान सीधा किसान देगा। इस व्यवस्था की सर्वप्रथम किसने लागू की थी? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन रीड ने, ठीक है, 1792 में। ये तमिलनाडु के एक 12 महल, ठीक है, 12 महल क्षेत्र में उसने ये लागू करी थी। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने मिलकर दोनों ने यह व्यवस्था लागू करी, और यह मद्रास प्लस बंबई, ठीक है, बंबई के भागों में लागू थी, जो ब्रिटिश भारत का कुल भाग का 51% भाग पर लागू थी। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? अगला 16वां क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? महालवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1819 में लागू किया गया। ठीक है, ये करा गया था मैकेंजी के द्वारा। मैकेंजी ने ये व्यवस्था लागू करी गंगा की घाटी मध्य भारत उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, मध्य भारत उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, अगर बात करें कि ये कितने प्रतिशत भाग पर थी ब्रिटिश भारत के, तो ये थी 30% भाग पर। चलिए इसमें इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अगर महालवाड़ी की बात करें तो महालवाड़ी का मतलब होता है गांव। ठीक है, गांव ही पूरे गांव से वसूल कर एक नंबरदार जो होगा, ठीक है, गांव का जो मुखिया होगा, वो सबसे लगान वसूल कर कंपनी को देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, इस प्रथा के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कमयोंठी प्रथा प्रचलित थी, जो कमयोंठी प्रथा थी वो कहाँ प्रचलित थी? वो प्रचलित थी बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र में। इसमें क्या था कि जो किसान था, ठीक है, जो किसान था वो अपने जमींदारों से ऋण लेता था, ऋण लेकर के उसकी ब्याज की अदायगी में ही जीवन भर उसकी गुलामी करता था। ठीक है, वो समझता था कि ये जमींदार ही मेरा मालिक है, इसी के लिए अब मुझे सारी जिंदगी जीना है, क्योंकि वो ब्याज को उतार नहीं पाता था, ब्याज पर ब्याज वो चलती जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, तालुकदारी व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तालुकदारी व्यवस्था की बात करें तो ये केवल अवध में प्रचलित थी। ठीक है, तालुकदारी में क्या था कि सरदार एक तालुकदार को चुनता था। ठीक है, गांव से एक तालुकदार एक व्यक्ति को चुनता था, वो 30 वर्ष के लिए उससे समझौता करते थे। समझौता में क्या था कि 30 वर्ष तक एक तालुकदार अपने गांव में जो भी जमीन आती थी उसका राजस्व इकट्ठा कर कर सरकार को देगा। ठीक है, तो तालुकदारी व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? ये थी अवध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कृषि के वाणिज्यिकीकरण से तात्पर्य है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खाद्यान्न फसलों के बदले नकदी फसलों का उगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वर्ष अखिल भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना करी गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्ड वाला 1905 में अखिल भारतीय बोर्ड की स्थापना करी गई, और भारतीय कृषि सेवा 1906 में गठित की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण था, जो औद्योगिक पूंजीवाद था उसका चरण क्या था?
1813 से 1860 तक। अगर बात करें 1757 से 1813 तक तो ये था आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद, ठीक है। और 1860 के बाद का जो युग था, जो युग है अभी, तो वो वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित करी गई, ठीक है। प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित करी गई, ये करी गई बंगाल में, ठीक है। 1855 में बंगाल के रिसरा में, ठीक है, रिसरा में, और जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा ये मिल स्थापित करी गई, ठीक है। कहाँ पर स्थापित करी गई, बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आ रहा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसने भारत में बिछाई की रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भारत में जो रेल बिछाई जा रही है वो आधुनिक युग का अग्रदूत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है, ये लिखित है आपकी आरसी दत्त के द्वारा, ठीक है। अगर एमजी रानाडे की बात करें तो इन्होंने लिखा था ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ऐसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर बात करें हम जीवी जोशी की तो जीवी जोशी ने लिखा था इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। अगर पृथ्वी चंद्र राय की बात करें तो इन्होंने लिखी थी द कॉलेज ऑफ इंडियन फेमिन्स, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में जानकारी। सो गाइस आशा करता हूं आपको ये 25 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, ठीक है, और लाते रहें। सो गाइस थैंक यू।